गुड इवनिंग मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य 24x7 क्लासेस में। आप लोग जान रहे हैं जैसे हमारे यहाँ करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। पर डे 2 PM पे हमारे यहाँ करंट अफेयर्स की क्लास चलती है और 6 PM पे ज्योग्राफी की क्लास चलती है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे हैं बचे हुए हैं वो जल्दी से आके क्लास को अटेंड कर लें। और इससे पहले आप लोग भी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा, जिससे और बच्चे जुड़ सकें। तो चलिए आज देखते हैं, आज 3 फरवरी है। आज 3 फरवरी है। आज का हम जो करंट अफेयर्स है उसको देखते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछ रहे हैं, इसमें सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और जो भी पॉइंट्स हैं उसको नोट करते रहिएगा। चलिए हम देर न करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग को करंट क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए, आज है 3 फरवरी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को जल के कुशल पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जल अमृत कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में शुरू की गई है? तो जो हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, और जो ऑप्शन नंबर 2 है वो है आवास और शहरी मंत्रालय, और ऑप्शन नंबर जो सी है शहरी विकास और विकास मंत्रालय के द्वारा, और ऑप्शन नंबर जो डी है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। कौन सा मंत्रालय जल ही अमृत कार्यक्रम को अभी हाल ही में शुरू किया है? तो इसके ऑप्शंस जो हैं आप लोग देख लीजिए, जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। जो जल ही अमृत है, जो जल ही अमृत है, इसे जो अमृत जो अमृत 2.0 है, इसके जो अमृत 2.0 है इसी के कार्यक्रम के द्वारा इसे चलाया गया है हाल ही में। तो आप लोग को बताइए जो अमृत 2.0 है इसको कब स्टार्ट किया गया, ये कार्यक्रम कब से स्टार्ट किया गया था? तो जो ये कार्यक्रम है ये स्टार्ट किया गया था 1 अक्टूबर 2021 को। अमृत 2.0 है ये 1 अप्रैल तो 1 अक्टूबर 2021 को इसको प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसको चालू किया गया था। और ये 5 वर्ष के लिए इसको 5 वर्ष के लिए इसे शुरू किया गया है। इसे शुरू किया गया था। और ये किस मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था? तो इसका जल्दी से ऑप्शन बताइएगा, कौन सा मंत्रालय द्वारा इसको जो अमृत 2.0 है इसको स्टार्ट किया गया था? और इसी के जो जल ही अमृत है ये भी कार्यक्रम अमृत 2.0 के अंतर्गत ही इसको भी स्टार्ट किया गया था। तो कब स्टार्ट किया गया था और किस मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसको जल्दी से बताइए। अभी हाल ही में जो जल ही अमृत है आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में इसको स्टार्ट किया गया था। जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा सही होगा। जो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय है इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो आप लोग ये बताइए जल शक्ति मंत्रालय ये विभाग किस मंत्री के पास है? जो जल शक्ति मंत्री हैं इसमें वो कौन है, इसके बारे में आप लोग जल्दी से बताइए। जो जल शक्ति मंत्री हैं वो हैं CR पाटिल। CR जो जल शक्ति मंत्री हैं वो है इसमें CR पाटिल।
और आवास और शहरी मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका क्या नाम है, ये भी जल्दी से बता दीजिए। जो आवास और शहरी मंत्रालय है इनके जो मंत्री हैं वो है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। तो आवास और शहरी मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर के पास है, ये केंद्रीय मंत्रालय, केंद्रीय मंत्री हैं। और अब ये बताइए पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, इसके बारे में आप लोग जल्दी जल्दी से इसको बताइएगा। जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र यादव। तो जो हमारा ऑप्शन है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, इसी के द्वारा जल ही अमृत कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है। आइए हम इसके बारे में थोड़ा विस्तृत में जानते हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा अमृत 2.0 के तहत जल ही अमृत कार्यक्रम की अभी शुरुआत की गई है। जो अमृत 2.0 है ये 1 अक्टूबर जो 2021 को 5 वर्ष के लिए स्टार्ट किया गया था, जिसका उद्देश्य क्षेत्रों में उपापचय अपशिष्ट जल की गुणवत्ता में सुधार लाना और यह कार्यक्रम राज्यों के शासित प्रदेशों को अच्छे गुणवत्ता वाले पुनर्चक्रण योग्य जल के उत्पादन को बढ़ाना है। तो ये हमारे जो ऑप्शन है यही है, जो शहर के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ा देता है और प्रभावी जल के प्रबंधन के लिए भी क्षमताओं को विकास भी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, भविष्य निवेश पहल के 8वें संस्करण का जो अभी आयोजन कहाँ हुआ था। जो भविष्य निवेश है, भविष्य जो निवेश पहल का 8वां संस्करण का आयोजन किस शहर में हुआ है। जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है कुवैत, ऑप्शन नंबर 2 है अबू धाबी, ऑप्शन नंबर 3 है रियाद और ऑप्शन नंबर डी है तेहरान। तो जल्दी से इसका ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो रियाद है ये सऊदी अरब की राजधानी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। अभी हाल ही में जो भविष्य निवेश पहल है इसकी शुरुआत सऊदी अरब के रियाद में अभी इसका आयोजन किया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी यही सही होगा, यानी रियाद में भविष्य निवेश पहल का 8वां जो संस्करण है अभी वहीं पर इसको स्टार्ट किया गया है। अब आप लोग ये बताइए, जो कुवैत है, कुवैत कहाँ की राजधानी है। आबू धाबी ये कहाँ की राजधानी है और तेहरान ये कहाँ की राजधानी है, इसके बारे में आप लोग जल्दी से बताइए। जो अबू धाबी है, अबू धाबी ये कहाँ की राजधानी है। जो अबू धाबी है ये यूएई की राजधानी है, यानी सऊदी अरब। जो अबू धाबी है ये यूएई की राजधानी है। यूएई मतलब और तेहरान कहाँ की राजधानी है, इसके बारे में भी आप लोग बता दीजिएगा। जो तेहरान है ये
ईरान की राजधानी है। ईरान की राजधानी तेहरान। तो जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा। आइए हम इसके बारे में और विस्तृत में जानते हैं। जो अभी हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल ने रियाद में 8वें भविष्य निवेश पहल में भाग लिया है। भारत और सऊदी अरब के मजबूत आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध है, जो उच्च स्तरीय के दौरे पर 2019 के रणनीतिक साझेदारी परिषद में के द्वारा मजबूत किया गया है। तो जो हमारा जो वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल, इन्हीं ने भी 8वें भविष्य निवेश जो पहल है इसमें अभी भाग लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर साल राष्ट्रीय मिर्गी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जो हर साल मिर्गी दिवस है, मिर्गी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है 16 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी है 17 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी है 18 नवंबर और ऑप्शन नंबर डी है 19 नवंबर। तो कौन किस दिवस को ये मिर्गी दिवस को मनाया जाता है? तो जो 17 नवंबर को मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये सही होगा। इससे पहले आप लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मिर्गी दिवस है ये भारत में 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मेन मकसद ये होता है कि मिर्गी, इसकी चुनौतियों और इसमें जो जल्दी से इसका निदान हो इसके बारे में यानी मनुष्यों को जागरूक करना होता है। मिर्गी या मिर्गी विकार एक दीर्घकालिक मस्तिष्क स्थिति है जिसमें तंत्रिका कोशिकाएं गलत तरीके से काम करने लगती हैं और बार बार दौरे पड़ते हैं। दौरा तब होता है जब न्यूरॉन्स अचानक तेजी से सक्रिय हो जाते हैं, जिससे असामान्य हरकतें, संवेदनाएं, भावनाएं या व्यवहार में जो मनुष्य है उनके अंदर बदलाव होने लगता है। यह एक सामान्य मस्तिष्क गतिविधि है जिसकी जागरूकता के लिए 17 नवंबर को हम मिर्गी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें जो दौरे के बाद ठीक होने की समय तुरंत से लेकर घंटों तक हो सकती है। यानी ये जो बीमारी है ये तुरंत भी ठीक हो सकती है या कुछ देर के बाद भी यानी घंटों के बाद भी ये ठीक हो सकती है। मिर्गी का कारण आनुवांशिक मस्तिष्क की असामान्य संक्रमण, मस्तिष्क में जो चोट की स्थिति है, स्ट्रोक या ट्यूमर भी हो सकते हैं। लेकिन यह प्रभावी लोगों में आधे के लिए कारण या अज्ञात भी हो सकता है या कोई और भी कारण हो सकता है, मगर ये अधिकतर यही होते जो मस्तिष्क में अगर चोट लग गई हो या असामान्य जो संक्रमण हो गए हो, इसी कारण जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और इसी के लिए हम 17 नवंबर को एक जागरूकता के लिए मिर्गी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमारा 19वां G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में कहां आयोजित किया गया था? जो 19वां G20 शिखर सम्मेलन है इसके में जो नेताओं का जो सम्मेलन है वो अभी हाल ही में कहां आयोजित किया गया था? तो इसके ऑप्शन हमारे हैं। जो ऑप्शन नंबर 1 है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है पेरिस यानी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील में और ऑप्शन नंबर डी है लंदन के यूनाइटेड किंगडम में। चलिए इसका ऑप्शन जो जल्दी हो सही से बताइएगा। अभी ही जो 19वां G20 नेताओं का जो सम्मेलन हुआ है, सम्मेलन रियो डी जनेरियो के जो अभी 19वां G20 नेताओं का जो शिखर सम्मेलन हुआ है ये रियो डी जेनेरियो के
जो कला संग्रहालय है वहीं पे इसको स्टार्ट किया गया, यानी वहीं पे जो कला संग्रहालय है, जो कला संग्रहालय है वहीं पे नेताओं का जो शिखर सम्मेलन है उसी को आयोजित किया गया। इस जो आयोजित किया गया, इसमें जो वहां के मुख्य प्रधानमंत्री हैं, ब्राजील के जो ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने इसकी अध्यक्षता की। और इसमें हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री है, चीन के राष्ट्रपति हैं, ये सब लोगों ने इसमें भाग लिया भी है। चलिए हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये सही होगा। चलिए इसके बारे में और हम लोग जानते हैं। हाल ही में जो G20 शिखर सम्मेलन रियो डे जनेरियो के आधुनिक कला संग्रहालय में इसको अभी हाल में आयोजित किया गया है, जिसकी मेजबानी ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा कर रहे हैं। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग ने भी भाग लिया है। यह एक व्यापार, जलवायु और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। यानी इसमें जो ये सम्मेलन है, इसमें व्यापार, जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय जो सुरक्षा है उस पर एक सम्मेलन है। प्रधानमंत्री मोदी ने सामाजिक समावेश और भूख व गरीबी के खिलाफ लड़ाई पर शिखर सम्मेलन में एक संबोधित किया है। जो G20 शिखर सम्मेलन है ये 1999 में स्थापित किया गया है। 2008 में राज्य सरकार प्रमुखों के लिए एक मंच बन गया है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संगठन भी शामिल हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक जैसे विशेष आमंत्रित भी होते हैं। G20 के निर्माण में G20 के निर्णय में नीतियों को प्रभावित करते हैं, लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं। तो अभी आपने जो G20 शिखर सम्मेलन है ये रियो डी जेनेरियो में हुआ। जो वहां के राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा ने इसकी अध्यक्षता की है। इसमें हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो चीन के राष्ट्रपति हैं और जो बाइडेन है जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये सब लोग ने अभी हाल ही में भाग लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने के लिए सी फेस की स्थापना किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो हमारे ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, और ऑप्शन नंबर बी है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी है कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा, और ऑप्शन डी है श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। जो तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो किस मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में सी फेस की स्थापना की गई है? जो सी फेस है इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंटर प्रोसेसिंग एक्सेलरेट कॉर्पोरेशन एग्जिट। जो सी पेस होता है सेंटर प्रोसेसिंग एक्सेलरेट और कॉर्पोरेशन एग्जिट होता है। ये अभी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा भी इसको हाल ही में इसकी हाल ही में स्थापना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा भी इसकी स्थापना की गई है। आइए हम इसके बारे में और सही से जानते हैं।
केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि कारपोरेट निकाय मंत्रालय के द्वारा 70 से 90 दिनों में प्रोसेस किया गया है। यह एक कारपोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था। यह कंपनी रजिस्टर आरओसी के तहत संचालित होता है और इसे कारपोरेट कार्य महानिर्देशक डीजीसीओए के द्वारा प्रवेश किया जाता है। यह भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान गुड़गांव में स्थित है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह व्यापार करने में सुगमता बढ़ाना और रजिस्ट्री का जो बोझ होता है उसको कम करने के लिए इसकी जो स्थापना की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। हाल ही में कौन सा भारतीय शहर एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो जो एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप है, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी भारत में ही हो रहा है, भारत के नई दिल्ली में। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 की जो मेजबानी है भारत कर रहा है और ये नई दिल्ली में ये होने वाला है। चलिए आइए हम इसके बारे में ध्यान से देखते हैं। जो 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप है ये 3 से 10 दिसंबर के 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत में आयोजित यह की गई यह पहली बार है जब हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इससे पहले अलमाटी कजाकिस्तान में यह आयोजित किया गया था, यानी इससे पहले अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित की थी, लेकिन इसे नई दिल्ली के में स्थानांतरित कर दिया गया। यह 2025 में जर्मनी में नीदरलैंड में होने वाली 27 IHF महिला हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने के रूप में कार्य करता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। जो 20 एशियाई चैंपियनशिप है ये भी हाल ही में 3 से 10 दिसंबर 2024 तक नई दिल्ली में इसको अभी आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल मैलवेयर हमलों पर का सबसे अधिक शिकार कौन सा देश हुआ है? तो हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है कनाडा, ऑप्शन बी है नीदरलैंड और ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जिससे अभी मोबाइल मैलवेयर हमलों में कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है? तो जो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर डी भारत। अभी हाल ही में जो मोबाइल मैलवेयर हमले में सबसे ज्यादा प्रभावित भारत हुआ है। तो आइए हम इसके बारे में और भी जानते हैं। जो मोबाइल मैलवेयर हमलों में भारत सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां 28% होता है। अभी जो हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके मामले में भारत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है इस मैलवेयर के उसमें। भारत के बाद अमेरिका है दूसरे नंबर पे, उसके बाद कनाडा है तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे दक्षिण अफ्रीका और 5वें नंबर पे नीदरलैंड सबसे अधिक प्रभावित देश है। 2023 की एक रिपोर्ट में भारत को वैश्विक स्तर पर मोबाइल मैलवेयर हमलों के मामले में तीसरा स्थान मिला था। हमलों में अमेरिका शीर्ष पर था, उसके बाद सिंगापुर हो गया, उसके बाद यूके हो गया, फिर जर्मनी है, फिर कनाडा थे। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत मोबाइल मैलवेयर हमलों का 66% हिस्सा इसमें भारत का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8वां है, कौन सी भारतीय पहल को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के
सईद बिजनेस स्कूल के द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए। तो कौन सा भारतीय पहल है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सईद बिजनेस स्कूल द्वारा बुनियादी ढांचा में परिवर्तन लाने के लिए उनका जो सराहा गया है? तो हमारे जो ऑप्शन है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, और ऑप्शन नंबर बी है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, और ऑप्शन नंबर जो डी है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर्स प्लान, और ऑप्शन नंबर डी है प्रगति यानी प्रो एक्टिव गवर्नेंस ऑफ समय पर कार्य करने के लिए। चलिए अगला जो इसमें ऑप्शन है जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सईद बिजनेस स्कूल द्वारा जो बुनियादी ढांचा है इसकी परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए अभी हाल ही में जो प्रगति है, प्रगति जो कार्यक्रम है उसी को स्टार्ट किया गया है, जो ये प्रोएक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सईद बिजनेस स्कूल द्वारा अभी प्रगति को जो परियोजना है उसमें तेजी लाने के लिए इसको सराहा गया है। चलिए आइए हम इसके बारे में देखते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सईद बिजनेस स्कूल के ने गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर भारत की जो बुनियादी ढांचा परियोजना है इसमें बदलाव के लिए प्रगति की एक भूमिका को उजागर की। प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस और समय